नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। और आज हम क्लास लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट की। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की और भी क्लास पहले जो कर चुके हैं उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, तो आज जो आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, पहले इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक टाइप बनता है सिंपल इंटरेस्ट में, और उसको आज हम डिस्कस करते हैं। कि सपोज करो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक होता है PRT, P1, R1 और T1 अपॉन 100। ठीक है, कोई धन है P1 जो R1 रेट से T1 समय के लिए लगाया गया है और उस पर कितना ब्याज बनता है SI1। इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है P1 मूलधन के लिए R1 रेट से T1 समय के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई धन P2 R2 रेट के लिए T2 समय के लिए लगाया जाता है, तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा भाई? उस पर ब्याज मिलेगा SI2। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है भाई, दो धन है P1 और P2 जो R1 रेट पर और T1 रेट पर P1 लगाया जाता है, और P2 R2 रेट पर T2 समय के लिए लगाया जाता है, जिस पर ब्याज मिलता है SI2, इस पर मिलता है SI1। अब इसमें क्या है, नंबर 1 कंडीशन क्या बनेगी कि जब SI1 बराबर हो SI2 के, कहने का मतलब इन दोनों पर मिलने वाले ब्याज क्या है, आपस में बराबर है। क्या है? ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर है। ठीक है, अगर इन दोनों पर मिलने वाले ब्याज SI1 और SI2 आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये है LHS साइड, तो ये होंगी दोनों RHS साइड। जब दो इक्वेशन की LHS बराबर हो गई तो उन्हीं दो इक्वेशन की RHS भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। रखना बराबर, P1 R1 T1 इज इक्वल अपॉन 100 बराबर किसके हो जाएगा? P2 R2 और T2 अपॉन 100। दोनों इक्वेशन के RHS को मैंने बराबर रखा। ठीक है, बराबर रखने के बाद अगर आप इनकी तुलना करेंगे तो तुलना में 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, अब मुझे यहां से P1 और P2 का अनुपात चाहिए, तो P1 और P2 का अनुपात कैसे निकालेंगे भाई? P1 और P2 को इसके नीचे ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? R2 T2 अपॉन R1 T। और ये एक हमें रिजल्ट मिलता है कि P1 अपॉन P2 बराबर होगा R2 T2 अपॉन R1 T1। ये एक रिजल्ट मिल गया हमें, और इसी रिजल्ट का यूज करके हम क्या करेंगे? सवाल करेंगे। हमें पता चल गया कि जब दो भागों पर मिलने वाला साधारण ब्याज आपस में बराबर होगा तो उनमें जो मूलधन होगा उसका रेशियो क्या बनेगा? ये रेशियो बनेगा, R2 T2 जाएगा P1 पर और R1 T1 का गुणनफल जाएगा P2 पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी वाली कंडीशन पे एक सवाल करेंगे। कंडीशन पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि 3600 रुपए की राशि को, मतलब 3600 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब पहले भाग पर कितना? 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये कहना चाह रहा है कि 3600 रुपए को आप जब दो भागों में डिवाइड करेंगे तो उन दोनों भागों पर अलग समय और अलग रेट से जो ब्याज मिलेगा वो आपस में ब्याज बराबर होगा। ठीक है, तो बताइए दोनों भागों पर कितनी कितनी राशि उसने लगाई थी, या ये कह सकते हैं दोनों भागों पर जो मूलधन लगा था वो कितने कितने रुपए लगा था 3600 रुपए में से। ठीक है, तो आप देखो इस सवाल को हम बिल्कुल यही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि P1 और P2 का रेशियो कैसे बन जाएगा? भाई हमें दे रखा है कितने रुपए टोटल? 3600,
अब पहले भाग पर R1 और T1 टाइम होगा और R1 रेट होगा, तो वो कहां जाएगा, यहां पर जाएगा P2 पर R1 T1 और P1 पे क्या आएगा R2 T2। ठीक है, ऐसे ही बनतेगा मूलधन। अब बताओ, इसमें सवाल में दे रखा है कि पहले भाग पर 5% के रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो पहले रेट का मतलब है R1 कितना है, 5% के रेट से 3 वर्ष का ब्याज, ये यहां जाएगा। और दूसरे पे कितना है, 6 सही 1/4% के रेट से 4 वर्ष का। तो 6 सही 1/4% का मतलब होता है भाई इतना रेट है R2, 6 सही 1/4%, तो इसका मतलब होता है 6 चौक 24 और 25/4%। तो 25/4% कितने साल के लिए, 4। ये बन गया। अब इसको सॉल्व करें तो देखो 4 से 4 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, सॉरी परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और देखो 5 एकम 5 और 5 25। कहने का मतलब कितना मूलधन था, 3600 रुपए। 3600 रुपए का मूलधन किस राशि में बढ़ जाएगा, 5 और 1 के अनुपात में बढ़ जाएगा। अब वो कह रहा है ये बताइए कि P1 कितना है और P2 कितना है। तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी है हमारी 3600, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 600। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 600। 1 मिनट, चलो इसको पूरा लिखता हूं, इसको मिटा दें। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, इसको पूरा रफ करके दोबारा लिखता हूँ, समझ में आएगा। चलिए देखो, सवाल में हमें दे रखा है कि 3600 रुपए, कितने 3600 रुपए को मूलधन को 2 भागों में बांटा गया है, भाग 1 भाग 2। इस पर आपका रेट लगेगा हमारा 5%, 5% के रेट से 3 वर्ष का जो ब्याज होगा। इस पर 6 सही 1/4% के रेट से 4 वर्ष का जो ब्याज होगा। ठीक है, और वो ब्याज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप ये मानो इस पर लगाए P1 रुपए और इस पर लगाए P2 रुपए। ठीक है, इस पर कितना ब्याज मिलेगा, P1 इंटू 5% कितने साल का, 3 वर्ष का, इतना ब्याज मिलेगा। ये बराबर होगा किसके, P2 पर कितना ब्याज 6 सही, इसको लिख सकते हैं 25/4% इंटू, ये ब्याज आपस में बराबर होंगे। इनको सॉल्व करना, देखना परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 4 से 4 कट गया, इधर कितना बचा 5 3 15 P1 और इधर बचा 25 P2। अब हमें P1 और P2 का रेशियो तो चाहिए। देखो 5 3 15 और इसको कम कर सकते हैं 5 25 P2। P1 की वैल्यू कहां जाएगी 5 और P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। टोटल मूलधन कितना 5 3 8, 8 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 3600। इसमें भाग देना, 8 चौक 32, कितने बच गए 4, 8 पंजे 40, 450 गुना। तो P1 पर जो राशि लगी है वो भी 450 गुना, P2 पर जो राशि लगी है वो भी 450 गुना। इसका 450 गुना कितना होगा 2250, इसका 450 गुना कितना होगा 0, 5 3 15 4 3 12 1 13, कितना 1350। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना। जो मैंने आपको इससे पहले जो डेरिवेशन करा के जो रिजल्ट निकाला था, रिजल्ट क्या निकाला, P1 P2, यहां क्या आएगा R2 T2, यहां क्या आएगा R1 T1, और यहां पे रखना और बांट देना आंसर। ठीक है ना, तो यहां पे निकल के कितना आएगा भाई, सीधा सीधा R2 T2 25/4% इंटू 4, यहां पे कितना 5% इंटू 3। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 4 से 4 कट गया, 5 से कितनी बार कट गया, ये 5 बार, 5 3 के अनुपात प्राप्त हो गए, वही यहां प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, चलिए आंसर हो गया भाई, इस सवाल का आंसर है 2250 और 1350। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आराम से बांट सकते इसको। चलिए भाई आज के अगले सवाल पर चलते हैं।
चलिए आज का अगला सवाल हमारा क्या है, आज का अगला सवाल ये है, कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में, कितने में, 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। अब एक बात बताओ, कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो रहा है और ओकरा 3 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, 3 गुना होने में, ठीक है। चलो अब 3 गुना होने में कितना वक्त लगेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ये मान के चलो कि माना आपके पास 100 रुपए का मूलधन है, कितने का, 100 रुपए का मूलधन, मूलधन कितना, 100 रुपए। अब ये 100 रुपए 20 वर्ष में दुगने हो गए। ये जो 100 रुपए हैं ये 20 वर्ष में कितने हो जा रहे हैं, दुगने हो जा रहे हैं। तो दुगने का मतलब क्या है कि 100 से कितने हो गए, 200 रुपए। तो ये आपका अमाउंट हो गया ना भाई, ये क्या हो गया, मिश्र धन। अब दुगने होने में कितना टाइम लगा है, 20 वर्ष लग गए। अब यहां से मैं रेट निकाल सकता हूं। रेट कैसे निकालेंगे भाई, यही बताओ, 100 रुपए का मूलधन है और 200 रुपए के मिश्र धन में से मूलधन घटा दे तो सिंपल इंटरेस्ट यहां कितना मिला होगा आपको, 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 100 रुपए। अब एक बात बताओ भाई, रेट का मतलब ये तो होता है 100 रुपए पर 1 साल में जो साधारण ब्याज मिलेगा वही रेट है। ये मैंने पहले बताया भी था। अब टोटल ब्याज तो मिल रही है आपको कितनी, 100 रुपए की। ब्याज कितनी मिल रही है टोटल, 100 रुपए की। कितने साल में, 20 में। तो 20 पंजे 100। अब ये कह सकते हो कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में, 100 रुपए पर 1 वर्ष में कितना रेट है, कितना सिंपल इंटरेस्ट था, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना, 5 रुपए। और यही मैंने आपको एक बार बताया था, मैंने ये लाइन लिखवाई भी थी कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में, 1 वर्ष में प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, जो भी, अगर प्राप्त साधारण ब्याज जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा, रेट। अब यहां देखना वो कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है। कैसे कि 100 रुपए के मूलधन पर 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5 रुपए। तो आपका रेट कितना है, यहां तक रेट कितना है, 5%। ठीक है, कभी कभी तो सवाल यहीं तक पूछा जाता है भाई, इस टाइप का सवाल, तो आंसर यही हो गया, 5% रेट पूछे, है ना। या ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो भी अंतर आए, अंतर कितना आ रहा है, 100 रुपए। अगर इस अंतर को समय से भाग दोगे तो रेट निकल जाएगा, रेट से भाग दोगे तो समय निकल जाएगा। पर हमसे क्या करा है कि यही राशि कितनी हो, 3 गुनी होने में कितना वक्त लगेगा। तो 100 रुपए का 3 गुना मतलब 300। तो अब मिश्र धन कितना है, 300। तो देखना कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए। अब 200 रुपए किस रेट से मिल रहे हैं, 5% के रेट से, है ना। तो साल ही तो निकालनी है, तो कैसे निकाल देंगे, वर्ष कितने टाइम लगेगा भाई, 200 रुपए का ब्याज 5% के रेट से, 5 चौक 20। तो कितने वर्ष लग जाएंगे भाई, पूरे 40 वर्ष। ठीक है। और वैसे भी आप देख लो ना, 100 रुपए पर 5% के रेट से क्या रुपए मिलते हैं एक साल में, एक साल में 5 रुपए मिल रहे हैं। और ब्याज हमें कितना मिला पूरा, 200 रुपए। अगर एक साल में 5 रुपए मिलते हैं, 1 ईयर में 5 रुपए मिलते हैं, 200 रुपए इकट्ठे होने में कितने साल लग जाएंगे, 40 वर्ष लग जाएंगे। तो यही आंसर हो जाएगा, कितना, 40 वर्ष। कोई धन दुगना होने में 20 वर्ष लेता है, तो 3 गुना होने में कितना वर्ष ले जाएगा वो, 40 वर्ष। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। और हमारा अगला सवाल क्या है, चलिए भाई अगला हमारा सवाल ये है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए के 2 भागों में बांटता है। जैसा भी हमने सवाल किया था
कि एक व्यक्ति ने अपने रुपए दो भागों में बांट दिए और दोनों भागों पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट क्या था, बराबर था। भाई अभी मैंने एक सवाल बताया था कि मानो x रुपए की राशि एक व्यक्ति ने दो भागों में बांट दी, P1 और P2, और इन पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट SI1 और SI2 क्या था, आपस में बराबर था। ठीक है ना, तो P1 और P2 के रेशियो क्या है, ये तो आया था, यहाँ पे आया था R2 T2 R1 T1, ये आया था ना। अब जरूरी तो नहीं है कि दोनों मिलने वाला ब्याज दोनों का बराबर हो, ये भी तो हो सकता है कि इस भाग पर जितने रुपए लगे हैं, इस भाग पर जितने रुपए लगे हैं और इस भाग पर मिलने वाले ब्याज से कितना, इस पर y रुपए ज्यादा मिल जाए, मतलब किसी भाग पर ज्यादा रुपए मिल सकते हैं ब्याज के। अगर बराबर मिलेंगे तो रेशियो यही बनेंगे, P1 के नीचे आएगा R2 T2 और P2 के नीचे आएगा R1 T2। पर एक हम सवाल ऐसा करते हैं कि जब एक भाग पर ब्याज हमें ज्यादा मिलेगी तब क्या बनेगा सवाल। देखो सवाल ये है हमारा कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76.50 रुपए, 76.5 रुपए ब्याज अधिक देता है, तो 6% पर निवेश की गई धनराशि कितनी है। ठीक है, ये सवाल है हमारा। अब इस पे क्या है, जो 5% पे पैसे लगे हैं ना उस पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है, किससे, जितने 6% पर लगे। सवाल क्या है भाई कि एक व्यक्ति क्या करता है, 10,000 रुपए है उसके पास, 10,000 रुपए का मूलधन है एक व्यक्ति के पास। ठीक है, अब उसने इसके दो भाग किए, एक भाग को 5% के रेट पर और दूसरे भाग को 6% के रेट पर उधार दिया। ठीक है, दो भागों पर। अब वो कह रहा है कि 5% पर जो पैसे लगे हैं, 5% पर निवेशित जो राशि है उस पर ब्याज क्या मिलता है, 76.50 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है। किस पर, जितना 6% वार्षिक पर जो पैसे लगे हैं इससे कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं ब्याज के, इस वाले भाग पर 76.5 रुपए, कितने, 76.5 रुपए। तो बताइए 6% पर इस पर मूलधन क्या लगा है। तो एक बात सोचने की है, अगर इन दोनों भागों पर मिलने वाला ब्याज आपस में बराबर होता तो मूलधन क्या हो जाते, मूलधन का रेशियो ये तो जाता, पलट के ये 6 आ जाता, 5 आ जाता। इससे समझो P1 और P2 जब SI1 बराबर होता है SI2 की, तो इनके रेशियो क्या होते हैं, T2 R2 और R1 और T1, यही तो होते हैं T1। ठीक है, ये रेशियो बनते हैं। अब यहाँ पे ये रेशियो नहीं बन सकते क्योंकि दोनों पर मिलने वाला ब्याज क्या है, बराबर नहीं है। इस पर कुछ भाग ज्यादा मिला, कितना रुपए, 76.50 रुपए ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब सोचने वाली बात है कि इस भाग पर कुछ ज्यादा रुपए लगे हैं, कुछ ज्यादा रुपए लगे हैं मूलधन के, तभी तो ये ब्याज ज्यादा दे रहा है। कितनी ब्याज ज्यादा दे रहा है, 76.50, है ना। अब 10,000 में से कुछ रुपए इस पर ज्यादा लगे हैं और जो बचे हैं वो दोनों में आपस में आधे आधे बटे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि 5% ज्यादा मिले, तो इसका मतलब 5% बराबर कितना, 76.50। अगर यहां से मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे वो रुपए, वो मूलधन पता चल जाएगा जो इस भाग पर ज्यादा लगा है, किससे, इस भाग से। ठीक है, तो यहां 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटू 20, 20 पंजे 100 इंटू 20, कितने हो गए, 20 पंजे 100%। इसमें गुणा करो 20 की, है गुणा करेंगे 20 की तो कितना, 76, 50, डबल जीरो नीचे आएगी, गुणा 20, 1 2 1 2, दोनों जीरो कट गई। 765 का डबल कितना होता है भाई, गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 की, जीरो हासिल करें, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14 1 15, 1530 रुपए। इसका मतलब पता चल गया कि इस वाले भाग पर 1530 रुपए एक्स तो लगे हैं 10,000 में से। तो बताना भाई कितने रुपए बच गए, 10,000 में से 1530 निकाल दो,
1530 जीरो, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पे भी 9 बचे, 9 में से 1 गया 8, मतलब 8400 कितने हो गए ये 8470 रुपए। अब ये 8470 रुपए जो है ये क्या बटे दोनों भागों में बराबर बटे, ठीक है। तो हमें बताना 6% पर कितना भाग लगा है। तो एक बात बताना भाई 6% पर ये निकाले कितने पैसे लगे हैं। तो आपका पहला भाग था 5%, दूसरा है कितना 6%, दूसरा भाग कितना 6%। तो इन पर जो मूलधन के रेशियो बनेंगे ये तो बनेगा 6:5, ठीक है। अब देखो 6 और 5 11, 11 की वैल्यू कितनी है 8470, भाग है ना 11 सत्ते 77, कितने बच गए 3, और ये 4 7 हो गए, फिर 77 हो गया, 11 सत्ते 77, 777 बार। अब ये भी 777 बार होगा और ये भी 770 बार होगा। यहां देखें 0, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल का 3, 5 सत्ते 35 और 3 38। यही तो पूछा था 6% के रेट पर कितने पैसे लगे, तो कितना आंसर हो जाएगा 3850 रुपए। 6% के रेट पर कितने रुपए आ गए हमारे 3850 रुपए। यही सवाल का इसका आंसर है, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना, सिंपल एक बात समझनी है कि जब जिस भाग पर ब्याज ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब उस भाग पर प्रिंसिपल भी क्या है ज्यादा लगा हुआ है। कितना ज्यादा लगा वो देख लेंगे। 5% की वैल्यू भाई जितना ज्यादा लगा है वो उतना ब्याज ज्यादा भी तो देगा, वो खुद ही बता रहा है 76.50 रुपए ज्यादा दे रहा है ब्याज के। इसका मतलब 5% की वैल्यू इतनी है, 100% की वैल्यू निकाल देंगे 1530 रुपए। अब मुझे पता चल गया कि इस भाग पर 1530 रुपए का मूलधन एक्स्ट्रा लगा है और जो बाकी बचे 8470 रुपए ये क्या लगे दोनों भागों पर 5% और 6% पर बराबर लगे, ठीक है। अब बराबर लगे तो इसका मतलब कैसे बटेंगे मूलधन, ऐसे क्रॉस करके, ठीक है। क्रॉस करके बांट देंगे 6-5 के रेशियो में 8470 रुपए को 3850 रुपए 6% वाले भाग के हिस्से में आएंगे, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार लिए। उसने इसमें कुछ राशि और जोड़कर मोहित को उधार दे दी उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर से। इस सारे लेन देन में सोहित को 618 रुपए का लाभ होता है। उसने मोहित को कितने रुपए उधार दिए। देखो इस सवाल को समझो। अब अगर सोहित ने विकास से, भाई होता क्या है विकास ने पैसे उधार दिए किसको, सोहित को। सोहित को पैसे उधार दिए 14% के रेट पर 3 वर्ष के लिए कितने रुपए का मूलधन 6300 रुपए। अब इस सोहित ने क्या किया, ये पैसे विकास को उधार दे दिए और मोहित को उधार दे दिए। मोहित को उधार दिए 16% के रेट पर 3 वर्ष के लिए और इस 6300 रुपए में कुछ रुपए अपनी तरफ से मिला दिए, ठीक है भाई। सोहित ने क्या किया, कुछ रुपए अपनी तरफ से मिलाए 16% के रेट पर उसी अवधि के लिए, किसको उधार दे दिए मोहित को। अब कह रहा है इस पूरे लेन देन में, सारे लेन देन में सोहित को 618 रुपए का लाभ होता है। इस सारे लेन देन में इसको कितने का लाभ होता है 618 रुपए का 3 साल में। तो भाई यहां एक चीज सोचने वाली ये है कि जो सोहित है वो 6300 रुपए इससे लाया उधार, किससे, विकास से, और कितने परसेंट ब्याज देगा 14%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। पर सोहित ने जो मोहित को उधार दिए 16% पर, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा बढ़ाया 2% बढ़ा दिया। तो 6300 पे जो 2% का फायदा होगा वो सोहित लेगा। भाई 14 पे लाया 16 पे दे रहा है तो 2% का फायदा सोहित लेगा। पर जो एक्स्ट्रा पैसे कुछ रुपए अपनी तरफ से सोहित ने मिलाए हैं उस पर 16% सीधा सीधा कौन लेगा, सोहित लेगा, क्योंकि वो उसके पैसे हैं। तो हम पहले यही निकाल लें कि सोहित ने इसमें कितने रुपए मिलाए, उतने ही तो मोहित को दिए, पता चल जाएगा। कैसे भाई, एक बात बताओ कि अगर
₹6300 पर सोहित को 2% का ब्याज मिलना चाहिए। एक साल का कितना हो गया? 63 दूनी 126। भाई 2 रुपए तो 2% का ही तो कमीशन है ₹6300 पर सोहित का। भाई 14 पर लाकर 16% को उधार दे रहा है, तो 2% का कमीशन के हिसाब से एक साल में 126 रुपए बचेंगे इस पर 163 पर 3 साल के लेन देन में फायदा कितना है उसका? 3 वर्ष में कितने का लेन देन में लाभ है? 618 का। तो अगर यहां से एक साल में देखें लाभ, तो 3 दूनी 6 और 3 6 18, 206 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे हैं। अगर 126 का लाभ होता, हो रहा है 206 का, इसका मतलब 0.8 80 रुपए का एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। क्यों? कि भाई जो सोहित ने अपनी जेब से पैसे मिलाए हैं उस पर ब्याज क्या लेगा? वो सीधा 16% लेगा। तो एक साल में 80 रुपए का फायदा दिख रहा है उसे। तो इसका मतलब 16% की ब्याज कितने रुपए बनने एक साल में? 80 रुपए। और 1% की ब्याज 5 रुपए। और 100% की ब्याज कितनी बन रही होगी? 500। ये वो मूलधन पता चल गया जो सोहित ने अपनी जेब से मिलाया था और मोहित को दिए थे। तो मोहित को कितने रुपए उधार दिए फिर उसने? 6300 वो जो विकास से लिए, 500 अपने, कितने हो गए? 6800। इतने रुपए मोहित को दिए। ठीक है, इतने रुपए किसको दिए? मोहित को दिए। यही आंसर इस सवाल का। ठीक है भाई, सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात ये, इसको समझ लो। 618 रुपए का लाभ है ना सोहित को 3 साल में, तो एक साल में 206 का होना चाहिए। पर उसका कमीशन कितना है? कमीशन तो 126 रुपए बैठ रहा है 2% के हिसाब से। भाई 6300 पे 6300 पे उसका 2% का कमीशन है, तो एक साल में 126 रुपए बनने चाहिए और एक साल में बन रहे हैं 206 रुपए। तो ये 80 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो उसके 16% वाले रेट पर है। जो उसने अपनी तरफ से पैसे मिलाए उस पर ब्याज उसे 80 रुपए मिल रहा है पर ईयर। और वो रेट कितना लेगा? 16%, क्योंकि वो अपने पैसे हैं। तो 16% की वैल्यू कितनी? 80, 1 की 5 और 100 की 500। तो हमें ये पता चल गया कि उसने अपनी तरफ से कितने रुपए मिलाए। तो मोहित को कितने रुपए दिए होंगे उसने? 6800 रुपए। चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल भी हमारा बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये है, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देने। वो कह रहा है ए को बी के, एक व्यक्ति ए है, यहां लिख देता हूं मैं, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देने। कह रहा है ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपए देने। फिर कह रहा है बी को ए के 6 माह बाद, मतलब 6 माह बाद 1444.50 रुपए देने। इतने रुपए देने। अब कह रहा है साधारण ब्याज कितना दोनों के लिए? 14%। और दोनों के लिए रेट कितना है भाई? दोनों के लिए रेट सेम है 14% वार्षिक। अब कह रहा है तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करें। अगर दोनों एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करें तो कौन किसको कितने रुपए देगा? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं सवाल को। भाई सिंपल कैसे करेंगे सवाल को? ए को बी के रुपए देने 1.5 वर्ष बाद। तो भाई 1.5 वर्ष के लिए रेट बनाओ। ये मिस धन दे रखे हैं, पहले समझ लो, मिस धन। अब 1.5 वर्ष में इतने ईयर में रेट है 14%, तो कितना ब्याज बनेगा? एक साल का 14 और आधे साल का 7, तो 14 और 7 21, तो 21% क्या बन गया? सिंपल इंटरेस्ट। और ये मान के चलो 100% इसका क्या था? मूलधन। 21% हो गया ब्याज। तो इसका मिश्रधन कितना बना? 121%। किसके बराबर? 1500। यहां से 100% की वैल्यू निकाल दो। 1% की वैल्यू 1573/121।
इंटू 100, ठीक है। अब इससे देखो कितनी बार कटेगा ये, भाग दो। 121 से हमें देना है भाग 1573 में, तो भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा ये, भाग देंगे भाई, ये इससे कटेगा सीधा सीधा 13 बार। कितनी बार, 13 बार। 2 जीरो ही हो गई, तो कितने आ गई है, 1300 रुपए निकल कर। ए देगा 1300 रुपए। अब बी की बात कर लेते हैं, ये तो ए की बात थी, बी की बात करें। उसके लिए तो 6 महीने के लिए लिए बस, तो 6 महीने का मतलब क्या है, 14% वार्षिक रेट है। 6 महीने का कितना, 7%। 100% मान लो इसका मूलधन है, प्लस 7% इसका रेट ब्याज है, तो इसका मूलधन कितना बनेगा फिर, 107। 107% और वैल्यू कितनी है, 1444.50। यहां से 100% की वैल्यू निकालो, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगी 1444.50 बटे 107 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1350। अब देखना, ए तो देगा बी को 1300 रुपए और बी देगा ए को कितने, 1350। इसका मतलब बी को ही देने पड़ेंगे कितने, कितने रुपए देने पड़ेंगे बी को, 50 रुपए। बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपए। और यही इस सवाल का क्या है, बस कुछ नहीं है, ये मिश्रण दे रखे हैं। आप 100% मूलधन मान लो, ब्याज आप निकाल सकते हैं, रेट आपके सामने और समय आपके सामने है। दोनों को ऐड करोगे, मिश्रण बन गया 121% और 121% की वैल्यू 1573 है। वहां से 100% की वैल्यू निकाल दो, ये पता चल जाएगा ए को कितने रुपए देने, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आएगा हमारा 50 रुपए। कौन किसको देगा, बी। बी देगा किसको, ए को, ठीक है। चलिए चलो अगले सवाल पर चलते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या है, चलिए किस्त इंस्टॉलमेंट पर सवाल कर लेते हैं एक दो। इंस्टॉलमेंट क्या होता है ये समझ लें। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है भाई कि जब आप किसी भी चीज का इंस्टॉलमेंट देते हैं तो इंस्टॉलमेंट में ब्याज के साथ साथ आप कुछ उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला ईयर होता है उसका इंस्टॉलमेंट जो जाता है वो विदाउट इंटरेस्ट जाता है, मतलब उसमें ब्याज नहीं जाता, ब्याज नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ जो हम सवाल करेंगे, अगर सपोज करो टाइम में रखा है कि उसे 3 इंस्टॉलमेंट देने हैं, 3 ईयर का टाइम है, तो 3 ईयर हम ऐसे काउंट करेंगे कि 2 1 0, क्योंकि ये लास्ट जो साल होगा उसमें ब्याज क्या होगा आपका 0% ब्याज देंगे, ठीक है। तो अगर 4 ईयर का होता तो कैसे काउंट करते, फिर 3 से काउंट करते, 3 2 1 0, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का जो ब्याज होता है वो ब्याज हम काउंट नहीं करते हैं, इसलिए वहां 0 कंसीडर करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट का सवाल करते हैं। इंस्टॉलमेंट का सवाल कैसे, मैंने ये पहले बता दिया कि इंस्टॉलमेंट में आप कुछ प्रिंसिपल भी पे करते हैं ब्याज के साथ साथ, ठीक है। सवाल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सवाल लेते हैं इंस्टॉलमेंट का कि 3 वर्ष बाद दे, अगर 3 वर्ष के बाद 1092 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। वो कह रहा है 1092 रुपए का ऋण है जो वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाना है 3 वर्ष बाद। यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो, रेट कितना है भाई, रेट है 12%, और समय दिया है भाई 3 वर्ष, और ऋण कितना है हमारा 1092 रुपए। 3 बराबर किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। प्रत्येक किस्त का मान मतलब एक किस्त कितने की, और आप जानते हैं इंस्टॉलमेंट बराबर जाती है, तो अगर एक किस्त कितने की होगी
ठीक है, तो आप इस सवाल को करने का तरीका यहां सीख लें। आप मान के चले अगर 100 रुपए की आप एक किस्त दे रहे हो, ठीक है, और उस पर रेट कितना दे रहे हो 12%। अब यहाँ पे 3 वर्ष है ना, तो समय कहां लेंगे 2 से शुरू करेंगे, 2 1 0, तो 2 कितने 12 दूनी 24, 24 और 100 रुपए ये कितने जाएगा अमाउंट, रेट कितना जाएगा 124। अगला भी 100, तो 12% इंटू 1, 12 कम 12 और 100 112 रुपए रेट। नेक्स्ट 100, 12 इंटू 0, तो ये पूरा टर्म 0 होगा, तो कितना रेट 100 रुपए। बस अगर आपकी 100 रुपए की एक रेट किस्त है तो रेट कितने का बन रहा है 100, 200, 300, 324 और 334 और 2 336 रुपए। कितने का ऋण है 336 रुपए का। ठीक है, अब प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकालें, इसको लिख लो किस्त, इसको लिख लो ऋण। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है 1092, कितनी 1092, कितने गुना ये चेक कर लो, उतने ही गुना ये हो जाएगी। तो इतने 1092, तो देखें कितने गुना बनेगा ये, इसमें भाग दो एक बार भाई, 6 दूनी 12, 2 गुना बैठ जाएगा नहीं, 3 गुना 6 × 18, 4 गुना नहीं 4 गुना, एक मिनट चेक कर लेते, 12 24 1012, इसमें एक बार भाग देंगे, भाग कितने बार जाएगा ये चेक कर लेंगे। इसमें 3 बार नहीं जाएगा भाग, इसमें भाग दो आप, ऐसे करके दे लो वहां पे भाई, 3 बार गया एक बार, तो 336 है, 3 बार जाएगा, 6 × 18 का 8 हासिल का 1, 3 × 9 और 1 10 हासिल का 1, 3 × 9 और 1 10, 1008 हो गया। कितना हो गया ये 1008, 12 में से 8 गए 4, यहां बचे 8। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये, अब देखो, अब भाई ज्यादा हो गया भाई, 336 से भाग देना ना, अभी गया 3 बार, तो नहीं जाने की एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 2 बार जाएगा, तो 672, 10 में से 2 गए 8 और 13 में से 7 गए 6 और यहाँ पे बचे 1। ठीक है, अब फिर एक 0 बढ़ा लेंगे ना जाने की, अब 5 बार चला जाएगा, 6 पंजे 30 हासिल का 3 और 5 से 15 और 3 18 का 8 हासिल का 1 और 5 से 15 और 1 16, तो ये जाएगा हमारा, कितनी बार कटेगा इससे 3.25, तो ये किस्त भी कितनी हो जाएगी 3.25 की, इसका मतलब कितने की 325 रुपए। ठीक है, तो हर किस्त का मान कितना होगा आपका इस सवाल का 325, यही आंसर है इस सवाल का। कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको इसको लिखेंगे, किस्त की वैल्यू बराबर होती है, देखो 3 किस्त है, कितना ऋण है ये लिखेंगे। ठीक है, तो आपने पहली किस्त में इतना ब्याज दे रहे हैं तो ऋण कितना देंगे 124 रुपए, दूसरी किस्त इतने की इतना ब्याज दे रहे हैं तो कितना देंगे 112 रुपए, तीसरी किस्त जो कि फाइनल उस पर ब्याज क्या लगेगा 0, तो यहाँ पे कितने जाएंगे 100 रुपए। अगर ये किस्त 100 की है तो ऋण कितने का बन रहा है 336 का, और इसकी हमें वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 325 रुपए। ठीक है, चलिए भाई अगला और सवाल देखते हैं किस्त पर, एक दो किस्त पर और सवाल देख लेते हैं। चलिए, ये 3 साल के लिए था, 4 साल का भी सवाल आ सकता है किस्त पर। देख अगला हमारा सवाल क्या है किसके ऊपर, अगला हमारा सवाल ये है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद 848 रुपए के ऋण के निपटारा हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा।
मतलब हमें रेट दे रखा है इस बार 4% का, टाइम दे रखा है 4 वर्ष का, और रेट देगा 848 रुपए। कह रहा है बराबर किस्तों में प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। इसका मतलब वो 4 किस्तें देगा, और 4 किस्तों में बताना प्रत्येक किस्त कितने की होगी। तो आप सेम भाई 4 वर्ष है तो आपके कहां से शुरू होगा, 3 2 1 0, यहां से शुरू होगा। तो पहली किस्त अगर 100 की है तो इस पे कितना ब्याज मिलेगा, 4%, तो इंटू 3, 4 दिया 12, और 100 कितना लग जाएगा, 112। अगली किस्त भी 100 की है, 4% इंटू 2, कितना, 4 दूनी 8, 100 रुपए किस्त, ये कितना हो गया, 108। अगली किस्त 100 की, 4% इंटू 1, 104 रुपए। अगली किस्त 100 की, कितना, 4% इंटू क्या आएगा, 0, कितने रुपए आएंगे, 100। देखो भाई अगर 100 की किस्त है, 100 200 300 400, 412 420 424, कितने हो गए, 424। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 848, कितने गुना है भाई, 2 गुनी। तो आपकी किस्त भी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। कितने रुपए की हो जाएगी किस्त, प्रत्येक 200 रुपए की। ठीक है, प्रत्येक किस्त कितने की हो जाएगी, 200 की। तो इस सवाल का आंसर हो गया 200। 5 वर्ष का होता तब क्या करते, 4 से शुरू करते, 3 का था तो 2 से शुरू किया। बस वही ध्यान रखना है कि लास्ट में जो ब्याज होती है वो 1 वर्ष की नहीं जाती, लास्ट वाले की। चलो एक और देख लेते हैं अगर किस्त पर सवाल। देखो अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल हमारा किस पे है, वो क्या सवाल है कि 5 वर्ष बाद, अब ये 5 वर्ष की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद 3600 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है, 10% वार्षिक दर से प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। अब देखो टाइम कितना हो गया, रेट 10% है, टाइम है 5 वर्ष, और रेट कितना है 3600 रुपए का। करो इसे, कैसे करोगे भाई, 10% है ना, तो कैसे लेंगे, 5 वर्ष से, तो 4 3 2 1 0 ऐसे चलेंगे। तो 100 रेट कितना आपके इस बार, 10% इंटू क्या आएगा 4, 40, तो इसका मतलब 140। 100 10% इंटू 3, 30, इसका मतलब 130। 100 10% इंटू 2, 120। 100 10% इंटू 1 मतलब 110। ये 100 10% इंटू 0 लास्ट में, तो कितना आ जाएगा, केवल 100। 100 रुपए की किस्त है तो रेंट कितने का बनेंगे, 100 200 300 400 500 540 570, ठीक है, 70 80 200 पूरे, कितना हो गया 600। 600 और 600 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3600, कितने गुना है, 6 गुना। तो किस्त भी आपकी 6 गुना हो जाएगी। किस्त कितने की हो जाएगी, प्रत्येक 600, ये आंसर हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, 600 रुपए। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 600 रुपए। चलिए आगे, अब किस्त का आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, किस्त के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो आज की हम क्लास कर रहे हैं यहीं पे समाप्त। ठीक है, अगली क्लास हम पढ़ेंगे एक नई टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए थैंक यू।